तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। एक खबर लगातार आ रही है और बहुत सारे लोग इसको लेकर बेचैन भी हैं, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और वो ये कि एक ऐसा देश जिसके प्रमुख, जो उसके राष्ट्रपति के पास उसकी और उसके देश की हिफाजत के लिए 3.5 लाख की फ़ौज, और उस फ़ौज के पीछे अमेरिका का हाथ, तमाम आधुनिक हथियार, एयरफोर्स का भी पूरा हेल्प, लेकिन इन सब के बावजूद बिना लड़े हुए खुद मुखिया जो है वो देश छोड़कर भाग जाता है और इतनी आसानी से निकल जाता है। ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या उसे कुछ पता नहीं था कि तालिबान क्या करने जा रहा है, या फिर बात ये थी कि तालिबान के साथ अंदर ही अंदर कुछ सांठगांठ थी? मैं बात कर रहा हूँ अफ़गान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की, जो इस वक्त भागकर यूएई के एक देश अबू धाबी में है। हालांकि मैं पंजशीर यानी कि 5 शेरों की घाटी की आपको कहानी सुनाऊं उससे पहले ये कई रिपोर्ट्स आई हैं, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो अशरफ गनी क्यों भागे, क्या वजह थी, क्यों लड़ाई नहीं लड़ी, क्यों तालिबान के आगे हथियार डाल दिए, और लड़ाई शुरू होने से पहले ही क्यों भाग गए, और क्या भागते वक्त 4 गाड़ियों में भर भर कर अमेरिकी डॉलर और फिर एक चॉपर में, हेलीकॉप्टर में भी पैसे रखकर वो भागे, और क्या पैसे इतने ज़्यादा थे कि एक चॉपर और 4 गाड़ियों में नहीं आए, और बहुत सारे नोट जो है वो एयरपोर्ट पे और रास्ते में भी गिरे। ये सारी खबरें आ रही हैं, तो पूरी कहानी है क्या। 15 अगस्त यानी संडे का दिन, जिस दिन तालिबान काबुल की दहलीज पर पहुंचा था, सुबह 15 अगस्त की यानी कि संडे का दिन बिल्कुल काबुल में ठीक ठाक था। सरकारी दफ्तरों में कामकाज हो रहा था, प्रेसिडेंट हाउस में भी तमाम स्टाफ थे, काम कर रहे थे, और अफ़गानिस्तान में 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, 2 उपराष्ट्रपति, वो भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। सुबह सब कुछ ठीक, और जो मीटिंग हो रही थी, क्योंकि इस बीच में लगातार खबर आ रही थी कि तालिबान तेज़ी से बढ़ रहा है, कांधार और बहुत सारे इलाकों पे कब्ज़ा कर चुका है, 70% अफ़गान के इलाकों पे कब्ज़ा कर चुका है, तो क्या काबुल में घुसकर भी वो कोहराम मचाएगा, खून खराबा होगा? तो जो सरकारी एडवाइज़र थे जितने, इनके चाहे डिफेंस के हों या प्रेसिडेंट हाउस के हों, खुद गनी के लोग जो थे, उनका मानना था कि तालिबान ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो काबुल में घुसकर कोई खून खराबा नहीं करेगा, क्योंकि तालिबान को दुनिया में एक मैसेज देना है और उसे मान्यता लेनी है। अगर उसकी सरकार आती है तो दुनिया भर की सरकारें उसे मान्यता दे, इसके लिए खून खराबा नहीं करेगा। ये अफ़गान सरकार की सोच थी, और इसी सोच के हिसाब से काम कर रहे थे। तो उनको लगा था कि अगर सरकार जाती भी है और सत्ता बंटता भी है, तालिबान हुकूमत में आती है, तो ये सब कुछ बातचीत में होगी, क्योंकि उधर दोहा में लगातार बातचीत भी हो रही थी तालिबान के नेताओं के साथ, अफ़गान सरकार के साथ। हामिद करज़ई पूर्व राष्ट्रपति वो बात कर रहे थे, और इसमें रूस भी दखल दे रहा था। लेकिन संडे की दोपहर होते होते अचानक चीज़ें बदल गई। करीब 3 से 4 के दरमियान राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट पैलेस में काबुल के, जो अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं, उनके पास कुछ आर्मी के लोग आते हैं, उनके स्पेशल फोर्स के, और वो बताते हैं कि तालिबान काबुल की दहलीज पर है, दरवाजे पर है और रुका हुआ है, लेकिन वो कभी भी काबुल में दाखिल हो सकता है। कहते हैं कि इसके बाद या तो प्लानिंग होती या फिर बातचीत होती, फोर्स को कहा जाता आप जाओ, आप डटो, मोर्चा संभालो। लेकिन अशरफ गनी ऐसा कुछ नहीं करते, न दोनों प्रेसिडेंट को वो भरोसे में लेते हैं। 4 बजते बजते अशरफ गनी बड़ी खामोशी से एक फ़ैसला लेते हैं। अपने पर्सनल जो उनके गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड, अपनी फैमिली मेम्बर को वो कहते हैं रेडी हो जाओ। इसके बाद प्रेसिडेंट पैलेस से 4 गाड़ियाँ निकलती हैं, जिसमें एक में अशरफ गनी थे, उनका परिवार था, और ये लोग सीधे काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तब तक काबुल एयरपोर्ट भी पूरी तरह से अमेरिकी सैनिक के कब्जे में नहीं थे, अफ़गान सरकार के कंट्रोल में भी था कुछ। इसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फिर वहाँ से प्लेन पकड़कर निकल लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो यूएई गए और उनको अबू धाबी ने शरण दिया। उनके जाने के बाद रशियन एजेंसी से खबर आती है, रूस की तरफ से, जो रूसी एम्बेसी काबुल में है, वो ये खबर देती है कि अशरफ गनी अपने साथ जितने भी पैसे थे प्रेसिडेंट पैलेस में, जो सरकारी ख़जाने के पैसे थे, वो ले गए। 4 गाड़ियों में भरकर ले गए, चॉपर में भरकर ले गए और भाग गए। और उनको सेफ पैसेज दिया तालिबान ने कि आप जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। ये रूसी
एजेंसी ने और रूसी जो एम्बेसी है काबुल में उसका ये दावा किया। अब जिस तरीके से क्या अफगान के लोगों में गुस्सा तो था कि भैया लड़ाई तो लड़ो, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन आप 70,000 आप कहाँ, वो 70,000 आप 3.5 लाख आप हथियार नहीं डाल रहे हो, हथियार डाल रहे हो और कई जगह पे आप हथियार डाल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अशरफ गनी यूएई पहुंचकर एक वीडियो मैसेज जारी करते हैं और इन सारे इल्ज़ामों को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं प्रेसिडेंट पैलेस में था तो मुझे अचानक जब खबर मिली तो मैं सिर्फ इसलिए निकला क्योंकि अगर मैं वहाँ रहता तो सत्ता बदलने में बड़े खून खराबे होते, कई दिनों तक होता, और ये आसानी से 1-2 दिन में नहीं होता, 10-15 दिन लगते। और उसमें काबुल चूँकि एक घनी आबादी वाला शहर है, करीब 45 लाख की आबादी है काबुल की, तो बहुत सारे लोग मारे जाते। तो मुझे लगा कि उनकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है कि मैं चुपचाप से निकल जाऊँ। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि 1996 से 2001 के बीच में तालिबान राज में लोगों ने जो जुल्म देखा, और वो जो एक प्रेसिडेंट उस वक्त थे आखिरी जब तालिबान का कब्ज़ा हुआ था अफ़गानिस्तान पर, नजीबुल्ला, उनको किस तरीके से वो नजीबुल्ला हालांकि एक दूसरे देश की उसमें छुपे हुए थे कई सालों तक, लेकिन तालिबानियों ने जब काबुल पे कब्ज़ा किया तो नजीबुल्ला को वहाँ से निकाला, उन्हें बड़ा बुरी तरह से मारा पीटा, और फिर उनको एक लैम्प पोस्ट पे टांग दिया। उनकी लाश कई दिनों तक टंगी रही, और जिस तरीके से मारा वो बड़ा मतलब हैवानियत भरा था। तो गनी का ये भी कहना था कि वो नहीं चाहते थे कि उनको ऐसी मौत मिले, तो वो डर, वो दहशत भी उनके जहन में थी ताज़ा, इसलिए भी वो छोड़कर चले गए। जब बात आई पैसे की कि आप सरकारी ख़जाने के पैसे लेकर भागे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे मेरे स्पेशल फोर्स ने खबर दी थी संडे 15 अगस्त को, तो मैं उस वक्त ये था कि आपको फ़ौरन निकलना है, और मेरा तालिबान से कोई साठगांठ नहीं था, और इतनी जल्दी में निकला कि मैं अपने जूते नहीं पहने, मैं चप्पल पहन के निकल गया था। हालांकि उन्होंने ये सारी चीज़ों को खारिज किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता, और उसकी वजह ये है, एक देश का राष्ट्रपति अपने 2 वाइस प्रेसिडेंट को भरोसे में नहीं लेता कि वो देश छोड़कर जा रहा है, बताता भी नहीं है। उससे साल भर पहले से अशरफ गनी जो काम कर रहे थे वो बड़े डाउटफुल थे बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने अपनी आर्मी में बहुत सारे जनरल को बदला, जो लोग तालिबान के ख़िलाफ़ ज़्यादा आक्रामक थे, एग्रेसिव थे, वो उनको किसी और जगह पे लगा देते थे, दूसरे डिपार्टमेंट पे, कि तालिबान से मत लड़ो। इस दौरान में उन्होंने जो इंटीरियर सिक्योरिटी के लिए इंचार्ज जो मंत्री हुआ करता था, फुल फ्लेज नहीं बनाया, 2 ऐसे मिनिस्टर को एक्टिंग बनाया। 2 प्रेसिडेंट के रहते हुए उनसे कभी सलाह मशवरा नहीं किया, बल्कि पिछले जुलाई और अगस्त में जो जिन जिन जगहों पर तालिबान ने कब्ज़ा किया, उन जगहों पर जब तालिबान बढ़ रहा था तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां अफ़गानी फ़ौज ने लड़ाई ही नहीं लड़ी, और उनको बाकायदा प्रेसिडेंट पैलेस से इंस्ट्रक्शन था कि आप लड़ोगे नहीं, आप हथियार डालो, उनको जाने दो, आप सरेंडर करो। अफ़गानी फ़ौज में भी इसको लेके विद्रोह हुआ कि हम क्यों, जब हमारे पास हथियार है सब कुछ, हम क्यों ना लड़ें, लेकिन उनको रोका गया सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें ये शक पैदा करती हैं कि पिछले साल भर या 6 महीने से अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति एक तरह से तालिबान के साथ जो समझौता था गोपनीय, उस पर काम कर रहे थे, और वो चाहते थे कि तालिबान काबुल तक आए, और तालिबान ने शायद उन्हें बदले में ये वादा किया था कि आपको सेफ पैसेज देंगे, आप जाओ, और वो निकल गए बिना रोक टोक के। लेकिन उसी के बाद काबुल एयरपोर्ट की फिर वो सारी तस्वीरें आई जो आप सब ने देखी, दुनिया ने देखी, कैसे प्लेन के छत पे, दरवाजे पे लोग, इंजन पे लोग बैठे हुए हैं। तो ये इनको लेकर, अशरफ गनी को लेके ये सारी बातें हो रही हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ और भी है कि रूस ने जो इल्ज़ाम लगाया उस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि रूस, अशरफ गनी जो हैं वो अमेरिका के करीबी हैं, एक तरह से उन्हीं की कठपुतली सरकार थी अफ़गानिस्तान में, तो शायद इसी वजह से रूस ये झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि वो गनी को बदनाम करना चाहता है। हालांकि गनी के सरकार के लोग जो अभी भी हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ और उन्हें पता ही नहीं था कि गनी इस तरीके से पूरे देश को ऐसे छोड़कर तालिबान के हवाले और भाग गए। अब सवाल है कि मोहम्मद गनी ने लड़ाई नहीं लड़ी, भाग गए, लेकिन एक सच्चाई क्या ये है कि वाकई अफ़गानिस्तान पे तालिबान का पूरा कब्ज़ा हो चुका है? तो ये झूठ है। अफ़गानिस्तान के कई इलाके अब भी ऐसे हैं जो उनके प्रेसिडेंट के भाग जाने के बावजूद वहाँ की फोर्सेस, वहाँ के आम लोग तालिबान से लोहा ले रहे हैं, और उन्हीं में से एक इलाका है पंजशीर। पंज 5 को कहते हैं और शीर शेर से बना है। 5 शेरों की घाटी,
जिसे पंजशीर कहते हैं। और कमाल देखिए कि देश का प्रेसिडेंट, अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट खामोशी से भाग गया संडे 15 अगस्त को ही, लेकिन उनके 2 प्रेसिडेंट में से एक अमरुल्ला सालेह, ये अभी अफ़गानिस्तान में डटे हुए हैं और इन्होंने अशरफ गनी के जाने के बाद ख़ुद को अफ़गान का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है और कहा है कि मैं नहीं मानता कि तालिबान का अफ़गान पे कब्ज़ा और हम लड़ाई लड़ेंगे। और इत्तफाक़ की बात है कि अमरुल्ला सालेह उसी पंजशीर से आते हैं जिस पंजशीर को शेरों की घाटी कहा जाता है, जिस पंजशीर के रहने वाले लोगों को बहुत बहादुर माना जाता है। और उनका इतिहास रहा है कि चाहे 80 के दशक में सोवियत संघ अफ़गान पे हमला किया हो, या फिर अमेरिका ने तालिबान के नाम पर अफ़गान के जगह जगह पे बॉम्ब गिराए हैं और जुल्म किया हो, या फिर तालिबान 96 से 2001 अफ़गानिस्तान में सरकार चलाई हो, किसी ने भी पंजशीर पर आज तक जीत हासिल नहीं की। पंजशीर 96 से 2001 में भी तब भी आज़ाद था तालिबान के चंगुल से, सोवियत संघ के टाइम में भी आज़ाद था। अमेरिका ने भी तमाम तोरा बोरा से लेकर पहाड़ियों से बाकी जगह ओसामा और तालिबान के नाम पे जो किया, लेकिन पंजशीर तक वो भी हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। और इसी पंजशीर से आते हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला सालेह, जिन्होंने अपने आप को एक्टिंग चीफ बता रखा है और तजाकिस्तान ने उनको बाकायदा राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता भी दे दी है। अब सवाल ये है कि 2 लाख की आबादी वाला पंजशीर का ये इलाका क्या 70,000 लड़ाके जो तालिबान के हैं उनको हरा पाएगा? क्या काबुल पर फिर से कब्ज़ा होगा? कांधार पर फिर से इन लोगों का कब्ज़ा होगा? क्योंकि पंजशीर ये वो इलाका है जहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस, जो बहुत ही मशहूर है, जिनकी अपनी सेना जो इसी नाम से जानी जाती, पंजशीर के इलाके के जो लोगों को मिलाकर बनाई गई थी, वही नॉर्दर्न अलायंस है। और उसमें अमरुल्ला सालेह जो अभी वाइस प्रेसिडेंट, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो क्या पंजशीर के लोग अफ़गानिस्तान को तालिबान के चंगुल से निकाल पाएंगे या नहीं? तो पंजशीर की कहानी सुनाऊं उससे पहले उसी पंजशीर के अमरुल्ला सालेह की कहानी भी अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली है। ये कभी जासूस हुआ करते थे, पंजशीर में पैदा हुए और सोवियत संघ और ये सारी चीज़ें हुई तो बचपन में यतीम हो गए, लेकिन फिर जासूस बने। और जब बाद में सरकारें आई तो ये पहले इंटीरियर सिक्योरिटी के मिनिस्टर रहे, फिर 2018 में वाइस प्रेसिडेंट बने गनी की सरकार में। 2 वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, उसमें एक अमरुल्ला थे। और इनका शुरू से था कि तालिबान जैसे लोगों के लिए न सिर्फ अफ़गानिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि 96 से 2001 तक जो तस्वीर तालिबान ने जुल्म की दिखाई, उसको लेकर अमरुल्ला सालेह उसके सख्त खिलाफ थे। और तालिबान के ख़िलाफ़ ये इतने कट्टर थे, उसके ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी पंजशीर में और हर जगह, कि तालिबान के अगर टॉप 3 या 4 जो सबसे बड़े दुश्मनों की गिनती होती है, उनमें एक अमरुल्ला सालेह का नाम आता है, जो भी प्रेसिडेंट है। और यही वजह है कि तालिबान ने अमरुल्ला सालेह के ऊपर बहुत बार हमले किए जान लेने के लिए। 9 सितंबर 2020 को काबुल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था अमरुल्ला सालेह को मारने के लिए। नसीब अच्छा था, ये बच गए, लेकिन इनके स्टाफ के 10 लोग मारे गए उस ब्लास्ट में। 28 जुलाई 2019 को 3 आतंकवादी, एक फंक्शन था अमरुल्ला सालेह वाइस प्रेसिडेंट का, उस फंक्शन में घुस गए और वो सारे ह्यूमन बॉम्ब थे तीनों, मतलब फ़िदाइन, और उन्होंने जाकर ख़ुद को उड़ा लिया और कोशिश कर रहे थे अमरुल्ला सालेह के करीब जाकर उड़ाने की, तो उसमें उड़ा लिया। ये इतना ताकतवर धमाका था कि इसमें 20 लोग मारे गए और इनके 2 भतीजों की भी मौत हो गई अमरुल्ला सालेह की। लेकिन नसीब अच्छा था, अमरुल्ला सालेह फिर बच गए, हालांकि ज़ख्मी हुए थे। ऐसे और भी इनके ऊपर बहुत सारे हमले हुए, लेकिन कभी हार नहीं मानी और कहा कि मुझे मालूम है कि तालिबान मुझे मार सकता है, लेकिन मैं तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखूँगा। जिस पंजशीर यानी कि 5 शेरों की घाटी से अमरुल्ला सालेह आते हैं, इस पंजशीर का इतिहास बेहद पुराना है। कहते हैं कि 10th सेंचुरी, 10वीं सदी में इसका जो नाम पढ़ने की कहानी है वो ये है कि उस वक्त एक सुल्तान महमूद गजनी बादशाह हुआ करता था, तो उसको इस पंजशीर घाटी में आना था और उसके लिए वहाँ पे एक, चूँकि घाटी थी ये पूरा, तो 5 भाई ने, वहाँ पे एक बाढ़ का पानी आ गया था और उसकी वजह से घाटी के बहुत सारे इलाके डूब रहे थे। इन 5 भाइयों ने मिलकर एक अकेले दम पर पानी को कंट्रोल करने के लिए बांध या पुल टाइप बनाया
और उस पानी के फ़्लो को रोक दिया। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बहादुरी का कारनामा उस वक्त माना जाता था। और उसी के बाद इन 5 भाइयों के नाम पर, इनकी बहादुरी को देखते हुए इस इलाके का नाम पंजशीर पड़ा। काबुल से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है ये पंजशीर का पूरा इलाका। और इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो ताजिक हैं। तजाकिस्तान वहाँ पे चूँकि बॉर्डर लगता है उधर से, और यही वजह कि तजाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में बड़ी हमेशा वो रहती है, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो पंजशीर घाटी, तजाकिस्तान के करीब, ताजिक लोग, और ये पूरी जो बनावट है इस पंजशीर घाटी की, भौगोलिक तरीके से देखें, पहाड़ी घाटियाँ और सारे जो दर्रे, वो इसको बड़ा सेफ बना देते हैं। यही वजह कि सोवियत संघ ने जब हमला किया तो उसकी जो सेना थी, थल सेना, वो ज़मीन के रास्ते पंजशीर की तरफ दाखिल होती, लेकिन पंजशीर के लोग गुरिल्ला वार में बड़े माहिर थे, तो वो ऊंचाई पकड़ लेते थे। जैसे सेम चीज़ें करगिल की लड़ाई में। करगिल की लड़ाई हमें जीतने में मुश्किल इसलिए हुई कि हमारी सेना नीचे से ऊपर जा रही थी और पाकिस्तानी सेना और उनके जो आतंकवादी थे वो ऊपर थे, टॉप पे। तो टॉप से आप नीचे से कोई अगर चला आ रहा तो आप आसानी से उसको आप देख सकते हो और उनको निशाना बना सकते हो। नीचे वालों के लिए ऊपर निशाना बनाना मुश्किल होता है। तो पंजशीर घाटी की खासियत ये है कि लोग हमेशा ऊंचाई पे रहकर अपने दुश्मनों को दूर से देख लेते हैं और आसानी से उसको फिर निशाना बनाते हैं। एयरफोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, सेम कारगिल की तरह। लैंड कराना, पथरीली ज़मीन, दर्रा, और फिर वहाँ पे उतरना और फिर दुश्मन को घेरना, मारना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सोवियत संघ की भी एयरफोर्स इसीलिए कामयाब नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए पंजशीर में जाकर हमला करना और पंजशीर को हराना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता, और ये आज नहीं, सदियों से चला आ रहा है। और इसी वजह से पंजशीर को न सोवियत संघ उस वक्त जीत पाई, न उसके बाद अमेरिका कुछ कर पाई, न 5 साल तक हुकूमत में रहने के बाद भी तालिबान 96 से 2001 तक नहीं कर पाई। अभी भी हाल ये है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर इलाकों पे कब्ज़ा कर चुका है। पंजशीर घाटी का उन्होंने रुख नहीं किया है। और ये कितना सिक्योर और सेफ प्लेस है इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि जो रमल्ला सालेह हैं अभी वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया है, जब गनी वहाँ से भागे तो इन्होंने कहा कि मैं अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ूंगा, मैं अफ़गानिस्तान में ही रहूँगा और मैं तालिबान से लड़ूंगा। और उन्होंने फिर इसी पंजशीर घाटी का रुख किया, जो कि उनकी अपनी, जहाँ वो पैदा भी हुए। तो साले पहुँच गए पंजशीर घाटी और वहाँ से उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग का ऐलान कर दिया। तालिबान की हिम्मत नहीं है कि वो पंजशीर घाटी की तरफ जाए और हमला करे। उसे मालूम है कि वहाँ पे क्या होगा और वो लोग क्या करेंगे उसका। तो यही वजह है कि एक प्रेसिडेंट जो अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग चुका है, एक वाइस प्रेसिडेंट जिसने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है, और वो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा इसी पंजशीर घाटी से। अगर नॉर्दर्न एयरलाइंस जो पंजशीर घाटी के लोगों को मिलाकर जो सेना है, जो सालेहा की भी सेना है, ये लोग सचमुच खड़े हो जाते हैं और सिर्फ ये नहीं कि तालिबान के आने का इंतज़ार करते हैं, बल्कि ये वहाँ से कूच करते हैं और तालिबान से लोहा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि तस्वीर पलट सकती है, बदल सकती है और तालिबान को फिर मुँह की खानी पड़ सकती है। कुछ इलाके ऐसे हैं, जलालाबाद के आसपास के कुछ इलाके हैं, कुछ कांधार के बाहर के ऐसे इलाके हैं, कुछ और ज़िलों के नाम आ रहे हैं, जहाँ पे आम लोगों ने तालिबान के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया है। मतलब जिस देश की सरकार और आर्मी ने सरेंडर कर दिया, वहाँ पे आम लोग तालिबान से लड़ रहे हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे कई इलाकों को उन्होंने वापस तालिबान से छीन लिया है। तो अगर इस वक्त पंजशीर लीड करता है, वाइस प्रेसिडेंट जो वहाँ खुद बैठ के इन सारे ऑपरेशन को देख रहे हैं, और तालिबान को सबसे बड़ा डर यही है, क्योंकि उसे मालूम है पंजशीर जीतना मुश्किल है, पंजशीर पर हमला मुश्किल है, और पूरी फोर्स अगर उधर लगा देता है तो फिर काबुल और बाकी जगहों से उसे हटना पड़ेगा, तो वो अलग एक रणनीतिक तौर पर जो पूरा मामला है वो बदल जाएगा। तो एक आसान सा रास्ता जो प्रेसिडेंट अफ़गान छोड़कर भागकर तालिबान को दे दिया था, उन्हीं की सरकार के एक वाइस प्रेसिडेंट ने वही रास्ता तालिबान के लिए मुश्किल कर दिया है। आने वाले वक्त में पता चलेगा। और बाकायदा इसने जो वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने यूएस और बाकी देशों से कहा है कि आप हमारी मदद करें, हम तालिबान को हरा देंगे। बल्कि इसी पंजशीर में एक बहुत बड़े, उस वक्त जब सोवियत संघ से लड़ाई हुई थी, अहमद शाह मसूद एक बड़ा नाम था, जो गुरिल्ला वॉर में बहुत माहिर और जिससे लोग कांपते थे, तालिबान तक में दहशत थी। तब उनके बेटे ने मोर्चा संभाला हुआ और उसने ये बयान दिया अभी एक, कि हमारे पास मेरे
वालिद पिता के टाइम से ही तमाम हथियार, गोला बारूद सब जमा है और हमने धीरे धीरे और जमा किया, क्योंकि हमें मालूम है तालिबान कभी भी इधर आंख उठा सकता है। तो हम वो हरकत नहीं करेंगे कि हम तालिबान के लिए रास्ता खाली कर देंगे, हम लड़ेंगे और मरेंगे। उसने कहा हमारे पास हथियार इतने हैं कि हम तालिबान से लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के देश चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं। तो कई लोग एक साथ पंशीर के जो शेर हैं अलग अलग, वो खड़े हो गए हैं इस तालिबान के ख़िलाफ़। और तालिबान के लिए मुश्किल यही है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जो काबुल उनके बिल्कुल करीब है, उनकी गोद में है, वही काबुल उनके हाथ से निकल सकता है। और काबुल निकला, इसका मतलब अफ़गानिस्तान निकला। तो आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है, ये लड़ाई कौन सा की शक्ल अख्तियार करती है। लेकिन कुल मिलाकर जो पिछले कुछ दिनों से और तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लगा था अफ़गानिस्तान में कि तालिबान नए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहा है हम महिलाओं के लिए करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जिनके ऊपर उन्हें ज़रा सा शक हो रहा है, उन्हें वो पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं। औरतों को लेकर भी वही है, न्यूज़ चैनल तक के एंकर तक को नौकरी से हटवा रहे हैं। एक का लेटेस्ट अभी बयान आया था, एक मेयर थी वहाँ पे, लेडी हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में इंतज़ार कर रही हूँ कि तालिबान आए और मुझे मारे, क्योंकि ये तालिबान ऐसे ही है। लेकिन मैं डरूंगी नहीं, मैं जाऊंगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं घर पे इंतज़ार करूंगी और मुझे मालूम है तालिबान आकर मुझे मार डालेगा, बट मैं डरती नहीं हूँ। तो ऐसे लोग भी हैं जो लोहा ले रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मुखिया था वो मुँह छुपाकर भाग चुका है। तो ये थी कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, कल संडे है, सब कुछ ठीक ठाक रहे तो मंडे कहानी, कोई नई कहानी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।